Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the S and P block elements. Let's start. स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो है एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये लेक्चर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो पहला हिस्सा है उसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे, जो एस एंड पी ब्लॉक यूनिट का हिस्सा है आपके गिवन सिलेबस के मुताबिक। दूसरे हिस्से में हम जो ग्रुप नंबर 1A यानी कि अल्कलीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, और उसके बाद हम ग्रुप नंबर 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो 2A कहलाते हैं या सेकंड ग्रुप कहलाता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली आप यूँ समझ लें कि सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर जो 1 है और फर्स्ट ईयर में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है जिसमें हम डिफरेंट ट्रेंड्स पढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सेट्रा, इन सारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि हमने अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या एमसीक्यू आ सकता है तो वो किस तरह आ सकता है, और उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें कैरी करनी चाहिए और हमें उसे याद करना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें एबनॉर्मेलिटीज़, उनके ऑड बिहेवियर्स, उसको साथ साथ डिस्कस करता जाऊं और आपको उसकी एक एक चीज़ समझाता जाऊं। ये इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद हम कुछ ट्रेंड्स जो हैं इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की, अल्कलीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। तो पहले चलते हैं हम सबसे पहले अपने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पहले हिस्से की तरफ, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखें, अगर हमारे पास बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स हों तो हम उसको अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल या किसी भी बेसिस पे। इसी तरह अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर हम अपनी ओल्ड बुक तक रहें, जो चूँकि काफ़ी अर्से पहले लिखी गई थी, लिहाजा अगर हम पुरानी बुक की या अपनी बुक की बात करें तो उसमें तकरीबन 112 एलिमेंट्स हैं जिनको अरेंज किया गया है एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में। समहाउ मॉडर्न बुक्स या अगर आप न्यू पीरियोडिक टेबल पढ़ें जो आपके 2022 तक 118 एलिमेंट्स जो हैं 118 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन हमने बुक तक रहना है, हमने 112 एलिमेंट्स को डिस्कस करना है, 112 एलिमेंट्स को अरेंज करना है। अब वो किस बात पे अरेंज हो सकता है? देखिए, दो आपके पास बेसिस हैं एलिमेंट्स को अरेंज करने की। पहली जो है ना वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में यूज़ की गई थी बेसिस, और वो बेस थी असल में एटॉमिक मास, जिसके बिना पर बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल जो बेस है वो हेनरी मूजले ने, मूजले ने बताई, वो थी एटॉमिक नंबर। उन्होंने एक्सरेज पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए तो उनको ये वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये मोर फंडामेंटल क्यों है? देखिए, एटॉमिक मास जो है ना वो ज़रूरी नहीं कि वो सेम डिफरेंस से चेंज हो। मसलन अगर हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉमिक मास में देखा जाए फ़र्क, तो हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉमिक मास में 1 का डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं किसी भी दो कंसेक्टिव एलिमेंट्स की बात करूं, हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं, तो उनमें एटॉमिक नंबर का ज़रूर 1 का फ़र्क है। हीलियम से नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम, उसमें भी एटॉमिक नंबर 1 का फ़र्क है। तो जितने भी आपके कंसेक्टिव एक के बाद दूसरा आने वाला एलिमेंट है वो एक एक के एटॉमिक नंबर से फ़र्क रखते हैं। एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जो पुराना पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव ने अरेंज किया है। असल में ना जो पीरियोडिक टेबल की एक फॉर्म है ना वो टेबल फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। वो बेसिकली ग्रुप्स एंड पीरियड्स में कन्वर्टेड है। आल्दो ये आपके लिए अजीब बात होगी, लेकिन नील बोहर जो थे वो फर्स्ट वन थे जो एटॉमिक नंबर पे लॉन्ग फॉर्म, जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं जो आपको नज़र आ रहा है, ये पीरियोडिक टेबल नील बोहर ने अरेंज किया। समहाउ इसके लिए जो यूज़ किया गया बेसिक लॉ या बेसिक डिटेल या बेसिक बात जिसकी बिना पे अरेंजमेंट की गई वो थी मूजले का एटॉमिक नंबर वाला असूल, बुनियाद। यानी कि मूजले का जो लॉ है, हेनरी मूजले का, कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ एलिमेंट्स आर बेसिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये सारी
अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर लूँ लॉन्ग फॉर्म में तो वो मूसले के लॉ को यूज़ करते हुए जो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल आता है जिसे हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसमें नील बोहर की कंट्रीब्यूशन है। सम और भी साइंटिस्ट की हैं, लेकिन अभी हम ज़रा अपनी बेसिक बातों तक ही मेंटेन रखते हैं। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास जो होता है ना वो एक किसी एटम का न्यूक्लियस का वेट है, यानी कि उसमें मौजूद जो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं उसकी तादाद। अब तो खैर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास बताते हैं। मिसाल के तौर पे मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो कार्बन 12 से कंपेयर करके एटम्स का मास बताती है, कार्बन 12 के 1/12 हिस्से के साथ, वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद। ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसकी बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर आप शेप या शक्ल देखें ना, ये आपके सामने आ रही है, तो इसमें ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो पीरियड्स कहलाती हैं और इसमें वर्टिकल कॉलम्स हैं जो कि ग्रुप्स कहलाते हैं, जिन्हें फैमिलीज भी कहा जाता है। तो हम जब पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे तो हमारे पास 3 मुख्तलिफ उसकी स्टडी करने के लिए पार्ट्स हैं, या उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उसके अंदर एलिमेंट्स 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। पहली तो जो मैंने अभी बताई है ग्रुप्स और पीरियड, यानी कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल को देखूं तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि उसमें रोज़ एंड कॉलम्स हैं। ठीक है, रोज़ और कॉलम्स उसके अंदर हैं, यानी कि रोज़ को मैं पीरियड्स कहता हूँ और जो कॉलम्स हैं उनको मैं ग्रुप्स कहता हूँ। इस बिना पे मैं पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर सकता हूँ। दूसरा है मेटालिक कैरेक्टर, तीसरा है मैं उसमें ब्लॉक्स को स्टडी करूँ। एक्चुअली जो हमारा मेन यूनिट है ना वो S&P ब्लॉक ही है, लेकिन S&P ब्लॉक में मौजूद एलिमेंट्स को एक एक करके स्टडी करना है, उसके ट्रेंड्स देखने हैं। तो उसके लिए ट्रेंड्स को देखने के लिए S&P ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप या पीरियड में जब वो चेंज होते हैं, मसलन एक ग्रुप में डाउनवर्ड जाऊँ तो वो कैसा, उनका एटॉमिक नंबर का बिहेव होता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है, डिफरेंट हो जाती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो किस्म की लाइंस होती हैं। ये देखें, अगर मैं पीरियोडिक टेबल आपके सामने एक रफ सा बनाऊं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक लॉन्ग फॉर्म बनी है। एक एलिमेंट हाइड्रोजन यहाँ होता है और एक एलिमेंट हीलियम यहाँ होता है। इस फॉर्म के अंदर अगर मैं हॉरिजॉन्टल रोज लगाता हूँ यूं, तो ये बनेंगे 7 पीरियड्स, यानी कि ये जो रोज लगा रहा हूँ ये टोटल बनेंगी आपकी 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। अगर मैं इसमें वर्टिकल कॉलम्स बनाना चाहूँ तो वर्टिकल कॉलम इसके अंदर टोटल 18 बनते हैं। आप कहेंगे 18 मतलब 18 कैसे बन गए? 2 होते हैं आपके पहले वाले सेगमेंट में, इसको एस ब्लॉक भी कहते हैं। 10 होते हैं ये जो मिडल वाला सेक्शन है इसके अंदर, और आपके 6 होते हैं इस वाले हिस्से में जिसे पी ब्लॉक कहते हैं। अभी मैं कंसर्न ब्लॉक्स के साथ नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ कंसर्न हूँ कि इसमें कॉलम्स कितने हैं और रोज कितनी हैं। टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स को ना वैसे सब डिवाइडेड भी किया जाता है, यानी कि आप ग्रुप्स को 18 ग्रुप्स को 2 हिस्सों में भी तब्दील करते हैं। आप कहते हैं कि 8 जो 18 में से 18 में से 8 हैं वो ए ग्रुप्स हैं, जो 10 हैं वो बी ग्रुप्स हैं। ए ग्रुप्स वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं वो असल में एस और पी ब्लॉक वाले हैं, या आप यूं कह लें ये जो आपको पीरियोडिक टेबल में जो दरमियान वाला सेगमेंट है ना, इसके अलावा जो फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि दरमियान वाले को छोड़ के शुरू वाला और आखिर वाला जो ब्लॉक नज़र आ रहा है ना, ये वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं ए ग्रुप के एलिमेंट्स। इनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। जो 10B है ना, ये असल में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स पे मुश्तमिल हैं, ये ट्रांजिशन मेटल से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड करें तो हम ग्रुप्स में 2 किस्म की डिवीजन्स कर सकते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन मेटल्स की या एलिमेंट्स की। वो जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट में थोड़ा फ़र्क है। किस चीज़ का फ़र्क है वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप हमारे टोटल जो हैं वो 18 हैं, और 18 में से जो पुरानी
पार्ट्स हैं उसमें 8 ए हैं और 10 जो हैं वो बी हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में पहले नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स खैर हमारा कंसर्न नहीं है, वो एक अलग से यूनिट है, उसमें वो डिटेल से डिस्कस हो सकता है। नॉर्मल एलिमेंट्स की ग्रुप के अंदर बात करूं तो कोई भी ग्रुप लेता हूं, मिसाल के तौर पे मैं ग्रुप लेता हूं 1A और फिर लेता हूं ग्रुप 2A, ये दो मैंने ग्रुप लिए, ठीक है। इस ग्रुप के जब मैं एलिमेंट्स लिखता हूं, से मैं एलिमेंट लिखता हूं ग्रुप नंबर 1A का हाइड्रोजन। अब ग्रुप नंबर 1A का जो हाइड्रोजन है ना, वो एक एलिमेंट है पहले ग्रुप का, उसके नीचे है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब जब मैं इन एलिमेंट्स का लिख रहा होता हूँ किसी ग्रुप में या ग्रुप नंबर 1A में मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, तो उसमें जो पहला एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक नंबर है 1, जो दूसरा एलिमेंट है ना उसका एटॉमिक नंबर है 3। अब उससे आगे के एटॉमिक नंबर यकीनन याद करना थोड़ा मुश्किल काम है। उसका हल क्या है, देखें, पहले से जब दूसरे ग्रुप में जाते हैं ना तो एटॉमिक नंबर का फर्क जो आता है ना वो 2 का आता है। ये मैं अब आपको एक छोटा सा हिंट बता रहा हूँ। पहले से दूसरे पीरियड में या पहले से दूसरी रो में जाते हैं, ग्रुप के पहले से दूसरे एलिमेंट में जाते हैं, एक ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट में, तो उसमें 2 एटॉमिक नंबर का फर्क आता है। फिर तीसरे में, दूसरे से तीसरे में जाए तो 8 का फर्क आता है, यानी कि अगर इसका 3 है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। तीसरे से चौथे में जाए फिर 8 का फर्क आता है, यानी कि अगर इसका 11 है तो इसका 19 होगा। फिर अगर 19 यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे से पांचवें में जाए 18 का फर्क आता है। अब 19 और 18 अगर मैं ऐड कर लूं तो ये 37 बनता है, यानी कि 18 और 19 की फिगर में आपस में ऐड कर लूं तो मेरे पास 37 बनता है। फिर अगर मैं इसमें 18 का फर्क आएगा, यानी कि आप जब एक ही ग्रुप में पहले से दूसरे एलिमेंट में गए तो एटॉमिक नंबर 2 का फर्क आया, दूसरे से तीसरे में गए 8 का फर्क आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से यहाँ तक का 8 है, अब यहाँ से यहाँ तक का गेन 8 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का 18 है, यहाँ से यहाँ तक का गेन 18 है। अब 37 और 18 आपस में आप ऐड कर लें, यहाँ आ गया 5, 3 1 4 1 5, 55, तो ये आएगा आपका 55। और अब जो नेक्स्ट होगा ना आखिरी, उसमें आपने 32 ऐड करना है, यानी कि आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक नंबर में जो फर्क होगा वो 32 का होगा। अब आप 55 में 32 ऐड कर लें तो ये आपका बना 87। तो फ्रांशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 87 होता है। यूजुअली एक ग्रुप का जो आखिरी एलिमेंट होता है, उसके बारे में 2 पेशन गोइयां आप याद रखिएगा। एक, वो मेटेलिक करैक्टर में ज़्यादा होगा, उसका मेटेलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा किसी भी ग्रुप का। मसलन मैं अगर बी ग्रुप्स को छोड़ दूं, मैं सिर्फ ए ग्रुप की बात कर रहा हूँ, यानी कि एस और पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, तो मेटेलिक करैक्टर का ज़्यादा होना उस ग्रुप के आखिरी एलिमेंट में होगा। दूसरी पेशन गोई ये है कि ये रेडियो एक्टिव हो सकता है, जैसे कि फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूस होता है, देन ये ख़त्म हो जाता है। अगर मैं आपको दूसरे ग्रुप की तरफ लेके चलूँ तो दूसरे ग्रुप के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उसमें हाइड्रोजन के सामने कोई एलिमेंट नहीं है। उसमें फिर क्या है, असल में ये ग्रुप शुरू होता है लिथियम के ऑपोजिट से, सामने से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, आर ए में यहाँ लिख लेता हूँ। अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे पता लगेगा, देखिए लिथियम से नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 4 होगा। अब बेरिलियम से आपने आगे जाना है। बेरिलियम से अगर आप आगे जाते हैं तो आप असल में दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको जो फ़र्क करना पड़ेगा वो 8 का फ़र्क करना पड़ेगा, यानी कि 4 में 8 जमा करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बनेगा 12, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बनेगा 12 में दोबारा 8 जमा करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बनता है 20, स्ट्रोंशियम का 20 में, अब देखें ना 2 दफ़ा 8 जमा कर दिया, अब 2 दफ़ा 18 जमा करना है तो ये बनेगा आपके पास 38। बेरियम का आपके पास बनेगा, अगेन इसमें आपने 18 जमा करना है तो ये बनेगा 56।
अब 56 में अगर आप 32 जमा करते हैं तो आपके पास रेडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अगेन रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये डिकम्पोज हो जाता है इन अदर एलिमेंट समहाउ। अगर आप इसमें भी प्रिडिक्शन लगाना चाहें आखिरी एलिमेंट के बारे में तो वो यही होगी कि वो एक रेडियो एक्टिव इन नेचर है और का मेटालिक करेक्टर डेफिनेटली ज़्यादा होगा समहाउ। अगर मैं ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ये कैसे पता लगेगा, ये आपको सिंपल बात पता होनी चाहिए। ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आखिरी यानी कि वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो सिमिलर होती है। अब उसको कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, सबसे पहले तो हमारे पास एक बेसिक तरीका होता है, वो ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसको एक एक करके पढ़ लें। दूसरा ये है कि मैं आपको इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करवा दूं, देन हम पीरियड्स की तरफ चलते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास अगर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A और ग्रुप 8 को हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक अलहदा से डिस्कस करने वाली चीज़ है, उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। अगर मैं ग्रुप 1A की बात करूं तो इसमें मैंने अभी सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। मैं ऐसा करता हूं, इसका जो पहला एलिमेंट है ना हाइड्रोजन और दूसरा लिख देता हूं लिथियम। फिर मैं लिखता हूं ग्रुप 2A के पहले दो एलिमेंट। अब हाइड्रोजन के सामने तो होता नहीं, तो यहाँ होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम। ग्रुप 3A के बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम। ग्रुप 4A में कार्बन, सिलिकॉन। ग्रुप 5A में नाइट्रोजन, फास्फोरस। यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर। यहाँ तो सारे आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक्सेट्रा। अब बात यूँ है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इनकी बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इनका एक ख़ास पैटर्न है हर ग्रुप के अंदर। वो पैटर्न क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 1 की है ना वो सिमिलर होगी ग्रुप 2 के तमाम एलिमेंट्स की, चाहे मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम लिख लूँ या एंड तक लिख लूँ रेडियम तक, उन सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी, सिमिलर होगी। यानी कि उसका जो आखिरी सब शेल है वो एक जितने इलेक्ट्रॉन रखता होगा। सेम फॉर द ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। अभी हम डिटेल में जाने की बजाय सबसे पहले पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर हो तो बिहेवियर क्या होगा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं, मसलन ये आपके सामने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है ना वो 7 है। 7 नंबर ऑफ रोज इंडिकेट करती हैं कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो रोज की सूरत में 7 में अरेंज हुए हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पहला पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। जो दूसरा और तीसरा पीरियड है इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 8 और 8 हैं। तीसरा पीरियड और जो आपका दूसरा और तीसरा वो सेम अमाउंट रखते हैं। चौथा और पांचवा जो है वो 18 रखते हैं। छठा और सातवां जो है वो छठे में 26 हैं हमारी बुक के मुताबिक, जो ओल्ड है। नए हैं उसमें 6 में 26 हैं और उसमें 32 हैं। खैर अभी हम ज़रा इसको एक एक करके पढ़ते हैं, हम इसकी पीरियोडिक टेबल की बेसिक डिटेल को समझते हैं। फिर उसमें जो पीरियड है वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 रखता है। सेकंड के अंदर आपके 8 हैं, थर्ड के अंदर भी 8 हैं, फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं। 6 और 7 में मॉडर्न के मुताबिक 32 हैं। वैसे एक में 26 है, दूसरे में 32 हैं। समहाउ जो आपका 7th है वो इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट पीरियड है, उसमें 26 हैं और जो 6 है उसमें 32 हैं। असल में मसला क्या है? असल में मसला ये है कि हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये बढ़ क्यों गई है तादाद, वजन हर पीरियड में एक जैसे क्यों नहीं है। बात यूँ है कि जो आपका पहला पीरियड है ना
इसके अंदर जो 2 एलिमेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस और पी ब्लॉक के हैं, यानी कि वो एस और पी ग्रुप 1A और ग्रुप 8A का एक एक एलिमेंट है। पी ब्लॉक के ऊपर लिखा होता है, वैसे तो वो हीलियम जो है ना टेक्निकली तो बनता है एस ब्लॉक का ही है। जो इसमें 8 एलिमेंट्स हो गए हैं ना, ये असल में सारे के सारे एस और पी के हैं, ये भी एस और पी के हैं। 18 में एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, डी ट्रांजिशन मेटल्स भी है। इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है। इसमें एस पी डी एफ ब्लॉक चारों के चारों शामिल है। अब इसको बड़ा सादा सा तरीका है चेक करने का, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। पहले 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? पहले 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम है, ये पीरियड नंबर 1 है। उसके बाद जाएं ज़रा, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स वो सारे, अगर मैं शुरू करता हूँ लिथियम से और मैं जाता हूँ नियोन तक, तो मेरे टोटल 8 एलिमेंट्स बनते हैं। नीचे आए, लिथियम के नीचे कौन सा एलिमेंट है? लिथियम के नीचे है सोडियम। सोडियम से अगर मैं आर्गोन तक जाता हूँ तो मेरे अगेन 8 एलिमेंट्स बनते हैं। अगर मैं सोडियम से नीचे पोटाशियम पे आता हूँ तो पोटाशियम और जो आपके नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनमें डी ब्लॉक भी आ गया। अब डी के भी 10 एलिमेंट्स जो है ना उसमें शामिल हो गए हैं, दरमियान वाला जो पार्ट है वो भी आ गया, उसके भी 10 एलिमेंट शामिल हो गए, तो टोटल ये 18 हो गए। सेम फॉर द 5th। उसके बाद जो 6th और 7th हैं उनमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं। 14 एलिमेंट्स जो है ना एफ ब्लॉक के, वो उसमें से निकल के अलग हुए हुए हैं। हम उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और जो डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनको आउटर ट्रांजिशन, यानी कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से 6th और 7th पीरियड में ये टोटल 32 हो गए हैं। पुरानी बुक में जो आखिरी है उसमें 26 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये ब्लॉक्स के एलिमेंट शामिल हैं। असल में पीरियड बताता क्या है? ये नंबर ऑफ शेल बताता है, नंबर ऑफ शेल बताता है किसी भी एलिमेंट के। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं सोडियम जो है ना इट बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, तो इसका मतलब है सोडियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँगा तो उसमें 3 शेल मिलेंगे मुझे। पीरियड्स के अंदर जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना वो सिमिलर नहीं होती। वो क्यों नहीं होती वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ नॉट सिमिलर, लिहाजा आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी सिमिलर या मिलती जुलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। याद रखिएगा हमारी बुक है वो ये कहती है कि 7th पीरियड इज़ इनकम्प्लीट, यानी कि अभी उसमें एलिमेंट डिस्कवर होने, आल्दो हमने उसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके ऐड कर दिया है और इस टाइम वो 118 है, बट समहाउ इट इज़ कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट। एक बात याद रखिएगा, ये जो लास्ट वाला पीरियड है यानी कि 7th, इसके एलिमेंट्स के बारे में रेडियो एक्टिविटी का तासुर है, यानी कि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और ये भी है कि वो एलिमेंट्स अपने ग्रुप के सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं। अभी हमारा कंसर्न ये है कि कैसे हम हाउ टू डिटेक्ट एन एलिमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बल्कि एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप कैसे डिटेक्ट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने सामने रखते हैं। देखिए अब ना ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ये बहुत ज़्यादा आप यूँ समझ लें हमें थोड़ा सा रिगरस इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके पास एक एलिमेंट है से X और इसका एटॉमिक नंबर है 13 एंड वी डोंट नो व्हाट दैट एलिमेंट इज़। मुझे नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है और कहाँ है, प्लेस्ड है, उसका ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। तो इस सारी चीज़ों को ना हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके मतलब अक्सर MCQ आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मतलब कि ये एक एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल एक MCQ है, वो कहता है कि आपका एक एलिमेंट है X13, इसका ग्रुप कौन सा है। नीचे ग्रुप में 4 ऑप्शन दी गई हैं A B C D। विल लुक इनटू इट कि हम इसकी कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ऑप्शन हमारे पास है 3 4 5 नन। लेट्स सी कि इसमें से कौन सी ऑप्शन होती है। उसके लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख लिए हैं। पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ।
हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। अच्छा, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब बात यूँ है कि इसका भी बनता है बी मज का सर बड़ा, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको उतना ही बताऊं, जो एलिमेंट्स के नाम है उसी हिसाब से बताऊं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसमें क्या ट्रेंड है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें से रैंडम 3 एलिमेंट पिक करता हूं। मैं पहले करता हूं लिथियम 3, सोडियम 13, पोटाशियम 19 और रुबिडियम 37। इसमें से ये 3 हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखी जाए तो वो है एटॉमिक नंबर 11। तो उसके पहले शेल में होंगे 2, दूसरे शेल में होंगे 8, तीसरे शेल में होंगे, अब देखें ना, इसके 10 पूरे हो गए, तीसरे शेल में होंगे 1। क्यों? टोटल इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन है 11। तो पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन यहाँ 8 होंगे। अब ये मैंने कैसे लिखी है, एक्चुअली आप इसको यूँ पढ़ते हैं, स्कूल मैं अब ट्रिक्स बतानी है, क्योंकि अब हमारे पास, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने जो पढ़ी हुई है ना, मैं उसी मुताबिक करवाता हूँ। देखें, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये अब आपने याद रखना है। देखें, ये पहला एस है, ये दूसरा एस है, ये तीसरा एस है, ये चौथा एस है, फोर्थ। अच्छा, ये पहला पी होता नहीं है, यानी कि पहले शेल में ना पी होता नहीं है, पी शुरू ही दूसरे सब शेल से होता है। इसी तरह डी शुरू ही तीसरे सब शेल से होता है। तो पी की नंबरिंग आपने 1 से नहीं शुरू करनी, 2 से करनी है, 2, 3, 4। अब आपका जो डी है, मैंने अभी बताया है कि वो दूसरे से नहीं, तीसरे सब शेल से शुरू होता है, तो इसकी 3। अच्छा, 4 के बाद ये वाला जो आपका था, ये 5s था। अब ये एक बेसिक थीम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने का, गौर से देखें। 2, 2, 6, पी में मैक्सिमम कितने आते हैं 6, एस में मैक्सिमम कितने आते हैं 2, और इसके एस में आते हैं 1। अगर आप गौर से देखें ना, तो ये टोटल बनते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन की। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके आगे 3s1। अच्छा, उसके बाद लिखता हूं मैं दूसरा एलिमेंट, वो है आपके पास पोटाशियम 19, उसको लिखते हैं 2, 8, ठीक है, 2, 8, 8, 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये देखें, स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, डिविजनल पब्लिक स्कूल। फिर अगेन पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस, चौथा एस, पांचवा एस। फिर अगेन ये दूसरे से शुरू होगा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये शुरू ही थर्ड से होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s की होगी 2, देन 2, 6। अच्छा, अब ये देखें, ये हो गए हैं आपके कितने, ये आपके हो गए हैं 12, 2 कितने हो गए 14, 6 और 1, ये हो गया आपके टोटल 19। किस तरह, ये हो गया आपके 10, 18 और 1 19। ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है आपका आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 की, आर्गोन 18, और ये आ गया 4s1। हो क्या रहा है, हो यूँ रहा है कि जितना भी ग्रुप है उसका कोई भी मैं एलिमेंट उठा रहा हूँ, मैंने कंसेक्टिवली 2 एलिमेंट उठाए, सोडियम और पोटाशियम, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है ना, वो s1 पे हो रही है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक ग्रुप में एलिमेंट्स की, उनका जो आखिरी सबशेल है, वो सेम आता है, यानी कि वो s आएगा सारों का, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ग्रुप के अंदर, अगर मैं ग्रुप के अंदर बात करूं, ग्रुप 1A की बात करूं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड पे आता है NS1, चाहे वो मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूं। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप ये कीजिएगा, सीज़ियम 55 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। इसके भी आखिरी जो शेल है
उसका आखिरी सब शेल, वैलेंस सब जो शेल है उसका आखिरी सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वो S1 आएगा, उसके आखिरी सब शेल के जो आखिरी हिस्सा है वो S आएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह अगर इनकी की जाए ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक, मसलन मैग्नीशियम और कैल्शियम की चेक की जाए तो आएगी NS2। ये में इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एनालिसिस हम इनके अंदर डिटेल्स में भी जाके करेंगे जब हम इनको एज अ सेपरेट लेक्चर पढ़ेंगे। इसकी की जाए ना तो आती है NS2NP1। इन सारों की यानी कि ग्रुप 3A के जितने एलिमेंट्स हैं, चाहे वो बोरोन है, चाहे वो एल्यूमिनियम है या इससे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, उन सारों के जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अगर उसको हल किया जाए तो एंड पे P यानी कि P सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें 4A की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब एक एक बढ़ाते जाएं। देखें आपने क्या करना है, जब आपने एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आना है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आखिरी वैलेंस शेल के सब शेल में। तो NS2NP2 ये होगा, NS2NP3 ये होगा, NS2NP4 ये होगा, NS2NP5। अब ये जो है ना मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है इनकी जनरल। मसलन आप किसी भी एलिमेंट को देखना चाहते हैं तो आप एक चीज़ ज़रा गौर करें, मैं जो ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो ग्रुप कैसे इंडिकेट हो रहा है? ग्रुप ऐसे इंडिकेट हो रहा है कि जो वैलेंस शेल है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्रुप इंडिकेट कर रही है। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी एलिमेंट उठाता हूँ तो उसके आखिरी शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन एक आ रहा है, तो वैलेंस इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं, लिहाजा ग्रुप 3 का मेंबर है। इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लिहाजा ये ग्रुप 6 का मेंबर है। इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7, लिहाजा ग्रुप 7 का मेंबर है। अब मेरे पास था X13, मुझे नहीं पता ये किसका मेंबर है या ये कैसे आ रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ X13 की। तो मैं लिखूंगा 1S2 स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, 2P, अब ये कितना हो गया 6, तो यहाँ पे आएगा 3S2 3P1। अगर आप गौर करें तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं। वो डेफिनेटली वो वैसे ही अंदाज़ा हो गया था मुझे कि उसकी जो आखिरी शेल की जो शक्ल निकल रही है ना वो NS2NP1 निकल रही है, लिहाजा ये ग्रुप नंबर 3 का मेंबर होगा। क्यों? अगर मुझे नहीं भी अंदाज़ा हो रहा है ना, आप सिंपली क्या करें, वैलेंस शेल हाईलाइट करें। वैलेंस शेल हाईलाइट करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद गिने, जितने इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो ग्रुप नंबर होगा। तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो होगा 3 इसका होगा ग्रुप नंबर। लेट्स सी पीरियड नंबर क्या होगा। आपने देखना है कि इसमें कितने शेल हैं, इसमें शेल कितने हैं, 1 2, ये 2 शेल का हिस्सा है 3, इसमें टोटल 3 शेल हैं। मुझे कैसे पता लगा? ये जो मैं SPDF सारे लिख रहा था ना, इसके आगे नंबरिंग लिखी होती है 1S 2 and 3 and 4, ये शेल की तादाद को जाहिर करती हैं। अगर आप गौर करें तो इसमें 1 2 3 पे जाके एंड हुआ है, तो इसमें जो शेल की तादाद है वो 3 है। तो 3 शेल की तादाद जो है वो बताएगी पीरियड की नंबर। तो आपने क्या करना, आपने सिंपली ये चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्रुप बता देगी। आपने चेक करना है नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, बल्कि ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेल, अगर हमें पता लग गया तो पीरियड्स बता देंगे। तो बड़ी सादी सी बात है कि कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी एलिमेंट, आप उसको आसानी से जज कर सकते हैं कि वो किस एटॉमिक नंबर का है। आप उस एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद उसके जो वैलेंस शेल में तादाद है इलेक्ट्रॉन्स की, वो उसका ग्रुप बता देंगे और जितने शेल्स हैं वो उसका पीरियड बता देंगे। तो X13 का ग्रुप 3 होगा। अगर शेल की बात की जाए तो उसका शेल भी 3 होगा, तो उसका पीरियड नंबर भी क्या होगा, 3 होगा। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड ग्रुप में है और थर्ड ही पीरियड के अंदर है। वैसे अगर गौर से देखा जाए तो ये एल्यूमिनियम बनता है, क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम से जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम होता है। हमने वहाँ से भी अंदाज़ा लगा लिया इसका।
अब एक बात और गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हर ग्रुप में वैलेंस शेल की, यानी कि हर एक के वैलेंस शेल में ग्रुप 7 की बात की जाए 7 आ रहे हैं, ग्रुप 6 की बात की जाए 6 आ रहे हैं, ग्रुप 5 की बात की जाए 5 आ रहे हैं। लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मिलती जुलती होंगी। मसलन ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में सारों में हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन के भी बेशक 1 आते हैं, मैं अभी ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि अपेरेंटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से, सिमिलर होने की वजह से वो उसी ग्रुप में ऐड तो कर दिया गया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो उस ग्रुप से नहीं मिलती, वो एबनॉर्मल है। समहाउ अगर आप ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इन सारों की सेम है, लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, सिमिलर होंगी, मिलती जुलती होंगी। सेम नहीं कहना चाहिए, सिमिलर कहना चाहिए। वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलर होंगी। मिसाल के तौर पे सारों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1A के, ठीक है, इसे अल्कलीज भी कहते हैं। सारों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया जा सकता है ताकि ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए। जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन के देने से होगा यूं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो 8 पे आ जाएगी। मिसाल के तौर पे सोडियम का 3s का एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए तो पिछला बचता है 2 सेकंड शेल, और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, लिहाजा सारे के सारे मेटेलिक करैक्टर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करते हैं। हाँ, ये एक अलहदा बहस होगी हमारी कि उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सारों की कम है तो किसकी बहुत कम है, किसकी ठीक है, नॉर्मल है, कौन मेटेलिक करैक्टर ठीक है, गुजारा लाइक शो करता है, कौन ज़्यादा शो करता है, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन होंगी सारी मेटल्स लूज सारी +1 करेंगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, +1 चार्ज लाएंगी। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सिमिलर होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं साइज़ पे, मास पे। एटम का साइज़ चेंज हो जाता है अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बहुत ही ज़्यादा कोई फ़र्क आ जाए। यस, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन समहाउ वो मिलती जुलती ही एक ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और किसी हद तक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज है वो ग्रेजुअल होता है, वो समझ में आता है कि क्यों हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारा जो असल कंसर्न है वो ये है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। उसके लिए सिंपल स्कूल पब्लिक स्कूल वाला फार्मूला है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आएंगी यूजुअली उसमें 3 रूल्स अप्लाई होंगे, और वो हम ऑलरेडी उसके बारे में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा जो कंसर्न है वो एस और पी ब्लॉक में बेसिक ट्रेंड था जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद थे। अब हम ज़रा चलते हैं, अब ग्रुप में आपको 2 ट्रेंड पता लग गए। ग्रुप में पहला ट्रेंड आपको ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना वो वैलेंस शेल की सिमिलर होगी, उसमें वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जितने आएंगे, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होंगी। दूसरा आपको ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम ये पता लगा सकते हैं पीरियड कितने हैं, कि पीरियड की तादाद का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेंड्स की तरफ। ट्रेंड्स को हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, वो पार्ट्स एक एक करके हम सारे डिस्कस करते हैं। एक बार याद रखिएगा, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, ग्रुप्स, ये सारे पता होने चाहिए। ग्रुप्स को डिस्कस किया जा सकता है फर्दर, और हम उसको जब एस और पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी हमारा कंसर्न सिर्फ जनरल था ग्रुप और पीरियड के बारे में, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल को डिफरेंटली एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, उसे चेक किया हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं, जो हमारा पहला ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस जो है ना, अगर मैं बात करूं ग्रुप में, तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस जो होता है ना वो बढ़ता है। क्या अप से डाउन जाए, डाउनवर्ड जाए तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, जिससे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। अल्टीमेटली जो एटॉमिक रेडियस ट्रेंड फॉलो करता है वही आयनिक रेडियस ट्रेंड फॉलो करता है। पहली बात तो ये है कि मैं बात करूं अगर तो ग्रुप की, तो पहला ग्रुप जो मेरे पास है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम है। इनकी अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, अगेन ये वाला रूल 2 8 8 18 18 32,
यानी कि 1 3 8 ऐड करें सोडियम का क्या हो गया 11 19। अब उसके बाद 32 ऐड करना है तो 37 55। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है, इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं डाउनवर्ड जाता हूँ ना तो एटॉमिक साइज जो होता है ना वो स्टूडेंट्स इंक्रीज करता है, वो बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज डाउनवर्ड बढ़ जाता है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात वैसे तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं यही कहूँगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए जगह कम पड़ गई है, लिहाजा नए शेल ऐड हो गए हैं। जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे आता जाता हूँ नए शेल ऐड होते जाते हैं, जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट भी रीज़न है। इसके अलावा रीज़न जो है वो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम हो जाना भी है। समहाउ डाउनवर्ड किसी भी ग्रुप की बात करें, मैं चाहे ग्रुप नंबर 1A की बात कर रहा हूँ या ग्रुप नंबर 7A की बात कर रहा हूँ, जिसे ग्रुप नंबर 17 कहेंगे न्यू के मुताबिक, 7A कहेंगे ओल्ड के मुताबिक। A और B की डिस्टिंक्शन ना करूँ तो 17 बनेगा, A और B की डिस्टिंक्शन करूँ तो वो 7 बनेगा। उसमें आपके क्या क्या है? उसमें आपके हैं फ्लोरीन हाइड्रोजन के सामने नहीं, लिथियम वाले पीरियड में आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, उसको नहीं हम डिस्कस करते हैं। ये डाउनवर्ड इसमें भी साइज इंक्रीज करता है। तो साइज इवेंचुअली इंक्रीजेस डाउनवर्ड इन ऑल ग्रुप्स। एस और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें डाउनवर्ड साइज इंक्रीज करेगा। अगर मैं इनका बनाना चाहूँ ग्राफ तो वो कुछ ग्राफ इस तरह बनेगा कि आपका फ्लोरीन से अगर मैं ऊपर जाऊंगा क्लोरीन से ऊपर जाऊंगा ब्रोमीन से ऊपर जाऊंगा तो आयोडीन, यानी कि आपके एलिमेंट्स का जो साइज है वो इवेंचुअली इंक्रीज करेगा, चाहे वो ये एलिमेंट्स हो, मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, कोई भी हो, उनका साइज इंक्रीज करता है। पीरियड्स में क्या होता है? एस और पी ब्लॉक के पीरियड्स के एलिमेंट्स जो हैं यानी कि नॉर्मल एलिमेंट्स, मिसाल के तौर पे मैं ये आपने ना ज़ुबानी याद करने हैं एलिमेंट्स। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिथियम और नीचे लिखता हूँ सोडियम। लिथियम क्या कहेगा? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर नोबल गैस लिख दूँ नियोन। बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। ये मैंने ना 2 पीरियड्स लिखे, ये याद होने चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये ना याद करके जाए एंटी टेस्ट में ये कौन सा पूछना है कि फास्फोरस के बाद पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है। असल में ये 2 पीरियड्स के एलिमेंट याद होंगे तो आप ट्रेंड को सही तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इवेंचुअली क्या करता है? वो डिक्रीज करता है, कम होता जाता है, क्योंकि शेल नहीं ऐड होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड होते हैं, न्यूट्रॉन भी ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐड होते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाती है। लिहाजा इवेंचुअली होता क्या है कि आप अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज जो होता है वो डिक्रीज करता जाता है, इवेंचुअली साइज जो होता है वो कम होता जाता है। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें, अप से डाउन साइज बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा कि आपका सबसे ज़्यादा जो साइज होगा वो लिथियम का होगा, मिसाल के तौर पर पीरियड नंबर 2 की बात की जाए, और इवेंचुअली कम होता होता वो फ्लोरीन पे आ जाएगा। ये आपके सामने जो ग्राफ्स है ना ये इंडिकेट करें एक रेगुलरिटी। ऐसा नहीं है कि आप लिथियम से यानी कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट से जब आपने जंप मारी लिथियम से फ्लोरीन तक तो अचानक कहीं साइज बहुत बड़ा हो गया, कहीं साइज बहुत छोटा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ग्रेजुअली साइज डिक्रीज करता है। उसकी वजह यह है एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो बढ़ जाता है, शेल नहीं बढ़ते। लिहाजा इवेंचुअली शील्डिंग इफेक्ट तो तकरीबन कांस्टेंट रहता है। शेल नहीं बढ़ते तो क्या होता है? वो साइज जो होता है ना वो उसका डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सो होता क्या, एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ गए, ऑपोजिट चार्जेस बढ़ गए, उन्होंने एक दूसरे को खींच लिया, करीब कर लिया। फ्लोरीन जो है वो इंतहाई छोटा साइज का एलिमेंट है और इसकी स्ट्रेंथ भी इसके छोटे साइज में ही है। इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज ओवर साइज की रेशो। ये फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वो उसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखते हैं, देने की बजाय खींचते हैं दूसरों के इलेक्ट्रॉन। सो इवेंचुअली जो एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया, ये दोनों का ट्रेंड सेम है। अगर आप
ट्रेंड देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, नेगेटिव चार्ज जो होता है ना वो बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज छोटा होता है। अगर फ्लोरीन एलिमेंट का ये साइज है तो नेगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होगा, लेकिन ट्रेंड वो वही फॉलो करेंगे जो एटॉमिक रेडियस कर रहा है। तो आपको इतनी डिटेल डिस्कस करने का ये सिर्फ यही मतलब है कि आपको आइडिया हो कि वो कर क्या रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर कंसर्न विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो ट्रेंड है, अलोंग पीरियड और अलोंग ग्रुप। अच्छा, अलोंग ग्रुप जो होती है ना वो डिक्रीज करती है, अलोंग पीरियड जो होती है ना वो इंक्रीज करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं और ऑनवर्ड जाता जाऊं तो वो 1 के अराउंड होती है, लेकिन फ्लोरीन की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 4 होती है। ये आपके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर आप देखें तो लिथियम से सीजियम तक जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है, 0.7 पे आ गई। सीजियम इज द लीस्ट। आप कहेंगे फ्रांशियम को क्यों नहीं डिस्कस है? फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, वो तो बेचारा एक किस्म का जिंदा ही नहीं रहता, वो कुछ लम्हों का मेहमान है, लिहाजा उसका बिहेवियर नहीं हम डिस्कस करते। हम सीजियम की बात करें, सीजियम कैन बी कंसिडर्ड, फ्रांशियम को अगर भूल जाएं एक लम्हे के लिए, सीजियम कैन बी कंसिडर्ड एज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। पॉलिंग स्केल में वैसे तो फ्लोरीन को हम पॉलिंग स्केल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव समझते हैं, फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कितनी है? 4.00। कुछ बुक्स इसे 3.98 लिखती हैं, लेकिन हमने अपनी बुक को फॉलो करना है 4। और जो आपकी सीजियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है 0.7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसर्न क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसर्न ये है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने, मतलब 2 एलिमेंट्स है, एस और पी ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलैरिटी उनके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगी। और अगर तो एक एलिमेंट एस का है और एक एलिमेंट एक्सट्रीम पी का है, मतलब फ्लोरीन है और दूसरी तरफ सीजियम है, या एक तरफ क्लोरीन है दूसरी तरफ सोडियम है, देन उनका तो बॉन्ड ही आयनिक होगा ना। तो आयनिक करैक्टर या पोलैरिटी जो है ना वो ज़्यादा होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा ना वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी। अदरवाइज जो करैक्टर है ना वो आयनिक उसका कम होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम होगा। तो मैं यूँ लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी या आयनिक करैक्टर। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2 एलिमेंट में डिफरेंस ज़्यादा उतना आयनिक करैक्टर भी ज़्यादा। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सीजियम फ्लोराइड से कम है, लिहाजा जो इनका आयनिक करैक्टर है वो भी तकरीबन अराउंड 70% के करीब होता है और ये 92% तक आयनिक करैक्टर रखते हैं। सो समहाउ हमारे पास ये 2 बिहेवियर हैं जो हमें समझते हैं कि आयनिक करैक्टर जो होता है ना या पोलैरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इवेंचुअली एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी जो अट्रैक्शन की है पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत वो बढ़ जाती है। पॉलिंग स्केल में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर होती है वो फ्लोरीन की होती है और लीस्ट सीजियम की होती है। अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करती है, उसकी वजह यह है कि अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, उससे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जाते, दूसरों को क्या खींचने हैं। यही वजह है कि लिथियम अगर 1 के करीब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कि आपने देखा था तो डाउनवर्ड वो डिक्रीज कर गई है। हम उसे जब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कैसे डिक्रीज कर गई है। अब चलते हैं बाकी ट्रेंड्स की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमने बाकी ट्रेंड्स को डिस्कस करना है। उन बाकी ट्रेंड्स के अंदर हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक ये ट्रेंड है। दूसरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है, मेटालिक करैक्टर का है, मेटालिक करैक्टर भी लिख लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी
पहले इनको डिस्कस करते हैं, देन हम स्पेस यूटिलाइज कर लेंगे बाकी ट्रेंड्स के लिए। समहाउ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखें, अगर मैंने आपको कहा है कि जो 2 पीरियड में बता रहा हूँ ना, उनके आपने एलिमेंट याद करने हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ग्रुप नंबर 1A लिखता हूँ, हाली ने की रब से फरियाद। वैसे आप प्रॉपरली याद कीजिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ग्रुप में आपके पास जो होते हैं वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कार्बन बोरॉन। ये 1A है, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8। इसके ऊपर आ जाएगा हीलियम। मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आएगा सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आएगा फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आएगा सल्फर, फ्लोरीन के नीचे एज यूजुअल क्लोरीन, नियोन के नीचे आर्गन। अब ये एलिमेंट्स आपने ज़रूर याद करने हैं। आपको ये शायद लग रहा हो कि मैं आप पे प्रेस कर रहा हूँ कि ये एलिमेंट्स ये याद करने हैं, इसके बिना आप इसे नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बात समझाता हूँ। देखें, हमने बात बड़े ध्यान से समझनी है। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस शेल में बाइंडिंग करने के लिए, जोड़ बनाने के लिए, एलिमेंट की बात कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। ये तो खैर नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस तो बॉन्ड बनाना पसंद ही नहीं करती, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मैं ज़रा एक टेबल बना के देता हूँ आपको बेहतरीन अंदाज़ा होगा। लिथियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उसके बाइंडिंग के लिए, जोड़ बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, मेटेलिक स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन देती है, बॉन्ड बनाती है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो कर देती है। उससे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेरिलियम का। बेरिलियम से ज़्यादा होता है बोरॉन का। बोरॉन से बहुत ज़्यादा होता है कार्बन का। आप कहेंगे ये क्या हुआ, कार्बन इतना ऊपर कहाँ से निकल गया? चले मान लिया इसके पास 1 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, ये 4 को क्या हुआ है? यानी कि अगर एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया जाए, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू कार्बन, एंड कार्बन हैज abnormally हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। नॉट ओनली कार्बन, बल्कि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को पीक मिलती है, उनका हाईएस्ट होता है अलोंग द पीरियड। यानी कि अगर मैं पीरियड में लिथियम से जाऊं फ्लोरीन तक, तो ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। उसकी वजह क्या है? एक तो वजह मैं कार्बन की अगर बात करूं या सिलिकॉन की बात करूं, ग्रुप 4A के ये दो एलिमेंट्स हैं लिखे, इनकी बात करूं, ये 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद है बॉन्ड्स की, हाईएस्ट बॉन्ड बनाते हैं 4, ऊपर से नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डायमंड। वो मेल्टिंग पॉइंट ही 3000 डिग्री, 3000 कुछ डिग्री होता है, दैट इज़ वेरी हाई। इतना ज़्यादा टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट तो छोड़ देना, मेल्टिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों हो गया? ड्यू टू 2 रीजंस, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट, नेटवर्क स्ट्रक्चर, तो वो बहुत ही ऊपर निकल जाता है। अब आप कहेंगे सर नाइट्रोजन के 5 होते हैं, इसको तो इससे भी ऊपर भेजे ना? नहीं, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दे आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की सूरत में होते हैं, बेचारे छोटे होते हैं, इनकी आपस में नहीं अट्रैक्शन होती। इन्होंने कौन सा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करना है? सो जो पीक आती है वो ग्रुप 4A को नसीब होती है। पीरियड के अंदर ग्रुप 4A को मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की पीक नसीब होती है, हाईएस्ट होते हैं। क्यों? नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। देखिए नाइट्रोजन 4 से 5 नहीं बॉन्ड बनाता, वो अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन से 3 बनाता है, ऑक्सीजन से 2, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन की तो खैर बात ही ना करें, उसका तो बेहवियर पेकुलियर है, ओड है, एबनॉर्मल है। तो जो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हाईएस्ट आप यूँ समझ लें है पीरियड के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर,
वो पीक नसीब हो रही है ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को, क्योंकि वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स और नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं बात करूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को एक लम्हे के लिए पीरियड्स के बजाय ग्रुप में लेके जाऊं, तो ग्रुप में जो सेकंड ग्रुप है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप, मैं बात कर रहा हूं मेटल्स की। मेटल्स में मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं। एस ब्लॉक में 1A है और 2A है, इनकी बात कर रहा हूं। इनके साइज बड़ा होता है, लिहाजा जनरली ऊपर से नीचे आए तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। ये आपके सामने एक टेबल है, आप देख सकते हैं सोडियम पोटाशियम लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करे हैं। हाँ, ग्रुप 2A में देखें तो मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम पे थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, देन कैल्शियम से फिर नॉर्मली कम होना शुरू हुआ है। ये जो सेकंड ग्रुप में ये इस तरह की ये जो मैग्नीशियम की डाउनवर्ड पीक बनी है, डाउनवर्ड आया है, यानी कि अगर आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो इसकी रीज़न है इसके इस एबनॉर्मली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स का सिर्फ ये नहीं है कि उनका साइज़ बड़ा है या छोटा है। छोटा साइज़ होएगा तो वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली, छोटा साइज़ होगा ना तो एक दूसरे के साथ जो उनकी बाइंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। उनकी चार्ज डेंसिटी असल में ना जो रोल प्ले करती है ना बाइंडिंग है, वो चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी जो छोटे मेटल्स के एटम होते हैं उनकी ज़्यादा होती है, लिहाजा उनकी आपस में जो बाइंडिंग होती है, बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। लिहाजा उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और द मॉलिक्यूल शुड बी डिक्रीज और रिमूव, ताकि वो एक दूसरे से दूर चले जाएं, मेल्ट हो जाए। मसलन आयनिक कंपाउंड में आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो आप ख़त्म करते हैं, और जो या इतनी कम कर देते हैं कि वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड सेम फॉर द मेटल्स में जो मेटल के एटम्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम का बेरिलियम और कैल्शियम के मुकाबले में मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर होता है उसके स्ट्रक्चर की वजह से। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स। ये एक एबनॉर्मेलिटी है। जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा क्योंकि एटम का साइज जो है मेटल्स का बड़ा हो रहा है, लिहाजा मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज कर रहा है, बाइंडिंग फोर्स जो है ना वो डिक्रीज कर रही है। सो सम टाइम एक MCQ आ जाता है सम टाइम कि मैग्नीशियम एटम, अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, इन ग्रुप 2A which element has lowest melting and boiling point। तो A पे आप मिसाल के तौर पे होगा बेरिलियम, B पे मैग्नीशियम, C पे कैल्शियम और D पे आप सोडियम लिख देते हैं से लिथियम। पहली बात है लिथियम तो ग्रुप 2 का मेंबर ही नहीं है, इसको तो डिस्कार्ड करें ना, इस ऑप्शन को तो वैसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सब कुछ बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये कहते हैं इसका तो ग्रुप 1 का है, इसका तो वैसे ही कम होगा, लिहाजा आप ऐसा करें ग्रुप 1 के कम होते हैं लिहाजा लिथियम ही लगा दें। नहीं, वो उसने ही इज आस्किंग अबाउट ग्रुप 2, तो लिथियम तो ऑप्शन नहीं होगा। इन तीनों में से चेक करना पड़ेगा, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें आपकी ऑप्शन जो है वो मैग्नीशियम की होगी। दैट शुड बी अ करेक्ट ऑप्शन। ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं यूजुअली वही MCQ में पूछी जाती हैं, वरना तो सबको पता है कि ऊपर वाले एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा और नीचे वाले का कम होगा। अच्छा, थोड़ा सा ना इसको जोड़ना हार्डनेस से भी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना अलोंग द ग्रुप वो डिक्रीज करता है, नीचे कम होता है। बेरिलियम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसकी बाइंडिंग जो फोर्स है मेटालिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा ये हार्ड होगा। सेम फॉर द लिथियम, तो ये आपने याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, यूजुअली जो इसका ट्रेंड है ना वो अलोंग द पीरियड अगर मैं बात करूं तो वो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है ना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है,
to remove electron from outermost shell, the outermost electron or most loosely bound electron from the outermost shell. अब बात यूँ है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें से सबसे मुश्किल फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना है और सबसे आसान लिथियम से। उसकी वजह ये है कि लिथियम का साइज़ बड़ा है और फ्लोरीन का कम है। सो अलोंग द पीरियड द डिफ़िकल्टी इंक्रीजेज, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज़ करती है पीरियड में। एबनॉर्मेलिटीज़ कहाँ हैं? एबनॉर्मेलिटीज़ ग्रुप नंबर 2 और 3A में है, 2A 3A में है और 5A और 6A में है। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मीन्स क्यों ऐसा? देखें, 2A की 3A से कम होनी चाहिए लेकिन उसकी ज़्यादा होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 5A की 6A से कम होनी चाहिए लेकिन उसकी ज़्यादा होती है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए ना तो NS2 बनती है 2A की, इसकी NS2NP1 बनती है। इसमें P सबशेल जो होता है ना वो न्यूक्लियस से दूर होता है, लिहाजा इट इज़ ईजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो 5A जो आपका है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में P में 3 इलेक्ट्रॉन अलग-अलग फिर रहे होते हैं, उनमें रिपल्शन नहीं होती, जबकि इसमें जो NP4 होता है यानी कि एक PX, PY, PZ में से किसी एक में पेयर बना होगा इलेक्ट्रॉन का, लिहाजा पेयर वाले इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो इसमें अब नॉर्मेलिटी क्या आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर के लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, मगर यस दिस इज रेगुलर, मीन्स आप फ्लोरीन की कह सकते हैं लिथियम से ज़्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फ़र्क है मगर नाइट्रोजन की लिथियम से ज़्यादा है, बेरिलियम से ज़्यादा है, बोरॉन से ज़्यादा है। इनमें 2A और 3A के एलिमेंट्स और 4A और 5A के एलिमेंट्स में थोड़ा फ़र्क आता है। ये भी एक MCQ बन सकता है कि इनमें से किसकी अंदर एबनॉर्मेलिटी है, कौन कौन से ग्रुप्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी है, या इनमें से कौन से दो एलिमेंट्स जो हैं उनमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम या ज़्यादा। मिसाल के तौर पे अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ, मैं लेता हूँ फास्फोरस और सल्फ़र, मैंने कहा है ना 4, 5 और 6 में है या 2 और 3 में है। मैं ऐसा करता हूँ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम या बेरिलियम और बोरॉन की बात करता हूँ, तो द आयोनाइजेशन एनर्जी among beryllium and boron is बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा है, B बोरॉन की बेरिलियम से ज़्यादा है, C बोरॉन की बराबर है बेरिलियम के, D। अब D देखें, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बहुत कम है बोरॉन से। अब आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने कभी भी ना निशान लगाने से पहले चेक कर लेना एबनॉर्मेलिटी के हिस्से में तो नहीं आ रहा। अगर तो वो एबनॉर्मेलिटी में आ रहा है तो वो ग्रुप 2 और 3 में एक एबनॉर्मेलिटी है, 2 का कम होना चाहिए, 3 का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है 3 के मुकाबले में। इसके बाद चलते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई एंड नाउ वी आर हेडिंग टू ग्रुप। अच्छा पीरियड हो गया ग्रुप। ग्रुप में डाउनवर्ड जो है ना, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब आप कहेंगे डिक्रीज क्यों करती है, व्हाई इट इज़ डिक्रीजिंग? बड़ी सादी सी बात है, डाउनवर्ड साइज क्या करता है, इंक्रीज। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो जब साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, आसान। ये रेगुलरिटी है। एक और चीज़, आयोनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी का आपस में ताल्लुक है। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। उल्टा हिसाब है ना, ये ज़्यादा हो जाएगी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। मसलन अगर मैं सीजियम और लिथियम को कंसर्न हूँ उनसे, मैं कहूँ कि सीजियम को पानी में डाला जाए या लिथियम को पानी में डाला जाए तो नुकसान होगा, तो सीजियम को डालने से नुकसान होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, वो एक्सप्लोड करना शुरू कर देगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा। उसकी वजह इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, लिहाजा ये ऐसे रिएक्शन करेगा जैसा बम है। तो वो बॉम्ब की तरह जब रिएक्शन करेगा तो इट विल इवेंचुअली एक्सप्लोड। तो वो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी
बढ़ जाती है अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाए, और जितना बड़ा साइज होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो ग्रुप में रिएक्टिविटी इसलिए बढ़ती है डाउनवर्ड क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। इट इज़ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रॉन निकालना किसका आसान है ताकि बॉन्ड बन सके सीरियम का। दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी और रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप याद रखिएगा जो मेटल्स होती है ना, एस ब्लॉक की मेटल्स और पी ब्लॉक की नॉन मेटल्स, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करती हैं। जो पी ब्लॉक की नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो एस ब्लॉक की मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन देती हैं, लिहाजा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा वो होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब आप कहेंगे कैसे? देखें, सीरियम आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता है आसानी से, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, मुश्किल से। वो अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लिथियम हाईएस्ट है। वो एक्वा सोल्यूशन की नहीं बात कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ। चलें लिथियम को छोड़ दें, पोटाशियम की बात करें। सीरियम के मुकाबले में पोटाशियम थोड़ा तसबस करेगा, मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू सीरियम, वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा, लिहाजा वो रिड्यूसिंग एजेंट उतना अच्छा नहीं होगा जितना सीरियम होगा। सो सीरियम इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सॉलिड स्टेट। एक्वा सोल्यूशन की नहीं मैं बात कर रहा, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इन ट्रेंड्स को फॉलो करती है। हमारा जो कंसर्न है, वो लास्ट जो हमारा कंसर्न है इससे, वो ये है कि अगर हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे, हमने ना इसमें डिस्कस नहीं किया, नॉन मेटल्स में डाउनवर्ड जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो इंक्रीज करता है। उसकी वजह उसमें मेटेलिक बॉन्ड नहीं होता, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, लिहाजा वो इंक्रीज करती हैं डाउनवर्ड। यानी कि ना मेटल्स में डाउनवर्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नॉन मेटल्स में ज़्यादा होता है, उल्टा हिसाब है। नॉन मेटल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कंसर्न बनाऊँ अपना, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Now these two are gases, this is liquid, this is solid। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट का फर्क है। क्यों? आयोडीन का क्यों हाई है? आयोडीन का, ये अगर फ्लोरीन है, ये अगर क्लोरीन है, ये अगर ब्रोमीन है, तो आयोडीन की क्या वजह भाई कि ये हाई हो गया? उसकी वजह है उसका साइज है। असल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के एक वो इंडिकेटर है। देखें, आयोडीन में इंटरमोलेकुलर फोर्सेज या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसका साइज बड़ा है, पोलैरिटी ज़्यादा है, लिहाजा उसको तोड़ना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। सो आयोडीन की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, वो आप याद रखिएगा, वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है नॉन मेटल्स में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि उनका साइज बढ़ जाता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बढ़ जाती हैं। मेटल्स में उल्टा हिसाब होता है, मेटल्स में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है क्योंकि मेटालिक बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है। अब हमारे पास ये सारे जो ट्रेंड्स हैं ना, इनको हमने एमसीक्यूज़ की सूरत में अगर डिस्कस किया जाए तो कुछ इस तरह डिस्कस किया जाएगा, द फॉलोइंग विल increase for metals and decrease for non metals। इनमें से कौन सी चीज? एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सी आयनिक रेडियस, डी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। वो क्वेश्चन ये आएगा, एमसीक्यू इस तरह आ सकते हैं, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स के लिए डाउनवर्ड डिक्रीज करती है, नॉन मेटल्स के लिए डाउनवर्ड इंक्रीज करती है। यानी कि ना नॉन मेटल्स के लिए ये मैंने will increase downward for should decrease, it should be decrease and should be increase। now this is correct। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिक्रीज करती है
मेटल्स के लिए और इंक्रीज़ करती है नॉन मेटल्स के लिए, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डाउनवर्ड वो इंक्रीज़ करता है फॉर नॉन मेटल, और जो मेटल्स हैं उनके लिए डाउनवर्ड वो डिक्रीज़ करता है। अब मेटालिक करैक्टर की आयोनाइजेशन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हमने बात करनी है। आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है और ये इनमें साइजेस बने हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे सारी मेटल्स हैं, तकरीबन 90 प्लस जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। जो राइट साइड पे अपर कॉर्नर पे हैं वो सारी नॉन मेटल्स हैं, और मिड में जो है ना वो मेटालॉइड्स हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है हमने, मेटल्स, मेटालॉइड और जो है नॉन मेटल्स। इसमें जो आपके मेटल्स हैं, आपकी जो मेटल्स हैं, दे आर एक्चुअली हैविंग अ लार्जर साइज एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। लार्जर साइज के अलावा उनके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा दे कैन ईजीली रिमूव दोज इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं एस की बात करूँ और पी ब्लॉक की बात करूँ, मैं और की नहीं बात कर रहा, मैं डी की नहीं बात कर रहा, मैं एस और पी की बात कर रहा हूँ। एस में और पी में जो मेजॉरिटी है वो नॉन मेटल्स की है। अपर राइट कॉर्नर पे जो है वो आपके नॉन मेटल्स हैं, और मिड में जो है मेटालॉइड्स हैं। तो मेटल्स की मेजॉरिटी है, नॉन मेटल्स की नहीं, मेटल्स की मेजॉरिटी है। मेटल्स की मेजॉरिटी की पीछे रीज़न क्या है? मीन मेटल्स, मेटालिक करैक्टर देखा जाए तो लेफ़्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है, राइट साइड पे वो कम हो गया, नॉन मेटल्स में तब्दील हो गया। उसकी वजह बड़ी सादी सी है, लेफ़्ट से राइट जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज़ करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। लिहाजा वो मेटल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी जब बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, एटम एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे बड़े साइज़ के एटम एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा वो मेटल्स होती हैं। राइट साइड पे स्मॉलर साइज़ के होते हैं, लिहाजा वो नॉन मेटल्स होती हैं। इसको हम एस ब्लॉक के अंदर मेटालिक करैक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर अ टाइमिंग आपने ये याद रखना है कि ये इसका हिस्सा है कि मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है।